हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आप लोग ठीक होंगे। हम लोग ऑल इन वन सीरीज़ कर रहे थे। ऑल इन वन सीरीज़ का मतलब यहाँ पर सब कुछ एक साथ होगा, मतलब चैप्टर वाइज भी होगा और ईयर वाइज भी होगा और थ्योरी भी होगा और न्यूमेरिकल भी होगा। चैप्टर हमारा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी और जो ईयर रहेगा दैट विल बी 2024। 2024 के 10th क्लास के सीबीएसई के जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रॉम दिस चैप्टर वो आज के सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन थ्योरी के फॉर्म में होंगे, मतलब पहले आपको यहाँ पर हम थ्योरी बताएंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन चाहेंगे तो आप खुद से भी कर लेंगे, चाहेंगे तो साथ साथ कर लेंगे, ठीक है। कंटेंट काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प होगा, मतलब ये पूरा चैप्टर यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा। जो मेन हेडिंग है 2024 में जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2025 में पूछे जाने की संभावनाएं भी उनसे ही ज़्यादा रहेगी, वही हेडिंग कवर होंगी। सारा चैप्टर यहाँ पर कवर नहीं होगा। तो पहला जो हेडिंग है फॉर दिस रेफरेंस दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस एंड बैटरी, राइट। तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है बैटरी, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बैटरी आपने देखी तो ज़रूर होगी, हो सकता है ना देखी हो। पुराने ज़माने के जो मोबाइल होते थे उसमें अंदर बैटरी पड़ी रहती थी, वो रिमूवेबल बैटरी होती थी, वो अलग निकाली जा सकती थी। अब आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हो सकता है आपने ना देखी हो, बट फिर भी थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर रिकॉल करिए, आपने ज़रूर देखा होगा। तो जो ये बैटरी होती है ये कुछ अगर हम ड्राइंग करें तो इस प्रकार की होती है, इस तरह से। ये ड्राइंग करना एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अभी लेटर ऑन थोड़ी देर में इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा एक दूसरे सिंबल से, जिसको कहा जाएगा सर्किट सिंबल। ये जो बैटरी है इसमें दो टर्मिनल होते हैं, ये एक टर्मिनल हो गया और ये एक और हो गया, ठीक। यहाँ पर एक टर्मिनल के ऊपर प्लस लिखा रहता है, एक के ऊपर माइनस लिखा रहता है, और ये प्लस माइनस जो लिखा रहता है ये बता रहा होता है कि कौन हाई वोल्टेज पर होगा और कौन लो वोल्टेज पर होगा। जैसे ये बैटरी 10 वोल्ट की है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल बी से ज़्यादा होगा, हाई होगा। कितना हाई होगा? 10। बी पॉइंट का पोटेंशियल ए से कम होगा, कितना कम होगा? 10 वोल्ट के बराबर। ये सिंबल ये यूज़ नहीं होगा, बाद में जब सर्किट की बात हो रही होगी तो इसका सर्किट सिंबल यूज़ होगा, जो कि ऐसा होता है जैसा मैंने बनाया। ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये पॉजिटिव होता है और जो ये छोटा वाला टर्मिनल है ये नेगेटिव होता है। और यहाँ पर आप नीचे बैटरी का जो वैल्यू है लिख सकते हैं, दैट इज़ 10 वोल्ट। इसे ईएमएफ कहा जाता है। यहाँ पर ईएमएफ का मतलब मोटे मोटे तौर पे ऐसा हो गया कि ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वो वोल्टेज है जो बैटरी अपने टर्मिनल के अक्रॉस मेंटेन करके चलेगी। ये पूरी तरह से परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट अभी के लिए आप इससे ही काम चलाएंगे। नाउ हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे एक पॉजिटिव चार्ज। क्या कंसीडर करेंगे? एक पॉजिटिव चार्ज बैटरी के अंदर। इसीलिए मैंने टर्मिनल्स को थोड़ा देखिए दूर दूर कर दिया है ताकि एक्सप्लेन किया जा सके। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लिया। बताना आपको ये है कि इस पॉजिटिव चार्ज पर जो बैटरी के अंदर है फोर्स किधर को लगेगा, ताकि हमें ये समझ में आए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है किधर मोशन करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा रिपेल किया जाएगा और इस नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा। दोनों ही फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, जुड़ जाएंगे। नेट फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज पर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ड्यू टू दैट ये चार्ज ऑटोमेटिक, अगर बात करें स्पॉन्टेनियसली बात करें तो इधर से इधर को आ जाएगा। तो क्या ये चार्ज किसी भी सूरत पे यहाँ से यहाँ नहीं ले जाया जा सकता? क्यों नहीं ले जाया जा सकता? बिल्कुल ले जा सकता है, बट इसके लिए आप समझ गए होंगे कि करना क्या होगा। आपको एफर्ट अप्लाई करना होगा अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फोर्स जो बैटरी में पहले से ही अवेलेबल था। बैटरी में जो पहले से ही अवेलेबल फोर्स था उसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो प्लस से माइनस की तरफ जाने को था। आपको माइनस से प्लस ले जाना है तो ये अपने आप नहीं जाएगा, आपको क्या करना होगा? एक फोर्स लगाना होगा।
ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन ये फोर्स वो है जो पहले से ही लग रहा था, ये वो फोर्स है जो आपने लगाया जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द बैटरी फोर्स माइनस से प्लस की तरफ आएगा। ये जो फोर्स है, इस फोर्स का अगर कोई वर्क निकालने की मैकेनिज्म होती है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये वर्क निकल आया और जो ये चार्ज आप मूव करा रहे हो उसको अगर यहाँ पे W से डिवाइड कर दिया जाए तो जो निकल आएगा ये V के बराबर होगा। V क्या है? बैटरी का वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस यू कैन से। तो मैंने ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिफाइन कर दिया। क्या होता है ये? वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। क्लियर हुआ? नाउ यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज इमेजिन ना करें, नेगेटिव चार्ज एज्यूम करें तो क्या होगा? देखिए, अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एज्यूम कर लें तो नेगेटिव चार्ज की जो टेंडेंसी है अपने आप जाने की, वो किधर है? ये प्लस के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा, माइनस के द्वारा रिपेल किया जाएगा। नेगेटिव चार्ज स्पॉन्टेनियस मोशन की जो टेंडेंसी है वो माइनस टू प्लस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि माइनस से प्लस है तो आप प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रॉन को या नेगेटिव चार्ज को ले नहीं जा सकते। ले जा सकते हैं, बस उसके लिए आपको क्या करना होगा? अगेंस्ट दी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाना होगा। ये जो फोर्स है ये आपने लगाया है, इसे एक्सटर्नल फोर्स कहा जा सकता है, और ये जो फोर्स है ये पहले से ही लग रहा था बैटरी की वजह से, बैटरी के ईएमएफ की वजह से। जब आप ये फोर्स लगाओगे तो इसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये प्लस से माइनस की तरफ आ सकता है या आ जाएगा। नाउ वी आर इन स्टेज टू डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन ए कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करता है। तो यहाँ पर अभी हमने जो बताया वो तो बैटरी के अंदर का मोशन बताया। कंडक्टर के अंदर का मोशन कैसा होता है देखिएगा ध्यान से। मैं डायग्राम को रिपीट कर रहा हूँ, बस इस बार बैटरी के साथ साथ हम एक कंडक्टिंग वायर ये भी बना देंगे। अभी ये बैटरी बनाई जा रही है और ये जो बन रहा है ये तो अभी कनेक्टिंग वायर है। नाउ वी हैव दिस वन, ये है एक कंडक्टर। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन हमें समझना है वो कैसा होता है। ये आपका प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पर जिधर प्लस है उधर कनेक्टिंग वायर में हर जगह प्लस लिखा जा सकता है, मतलब आप यहाँ पर प्लस कहेंगे और यहाँ पे माइनस कहेंगे। तो एक कोई अगर हम इलेक्ट्रॉन यहाँ कंसीडर करें कंडक्टर के अंदर, तो अपने आप स्पॉन्टेनियसली इसका किधर जाने का टेंडेंसी है? ये स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस की तरफ नहीं जाएगा, वो प्लस के थ्रू अट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस के थ्रू रिपल हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज फ्रॉम माइनस टू प्लस। लोअर पोटेंशियल माइनस से हायर पोटेंशियल प्लस की तरफ। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने आप जाएगा माइनस से प्लस की तरफ, और यहाँ पर वही लिखा हुआ है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये असर्शन जो है ये करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद में रीज़न पर आइए। रीज़न में कहा जा रहा है कि अ ड्राई सेल मेंटेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ये एक सेल है या बैटरी है, ये कंडक्टर के एक्रॉस अपने ईएमएफ के बराबर अपनी जो क्षमता है उसके बेसिस पर पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज, जैसे ये 10 वोल्ट की है तो 10 वोल्ट का मेंटेन करेगी। ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये रीज़न जो सही है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगर असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता तो कुछ इस प्रकार से कहा जाता कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, उसका जो मोशन होगा वो हाई वोल्टेज की तरफ होगा। इस तरह की बातें रीज़न में नहीं करी गई हैं। रीज़न करेक्ट है बट असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है वो। तो ये जो लिखा है बोथ ए एंड आर दे आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
इट विल बी करेक्ट चॉइस। ये आपका हेडिंग विद क्वेश्चन फिनिश हो गया। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। जैसा कि ब्रीफ अगर हम कर दें तो होता क्या है ओम्स लॉ में कि अगर हम एक कंडक्टर ले लें, जैसा कि अभी हमने ऊपर लिया था, और हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, बैटरी मैं बना नहीं रहा हूँ, आपको बस इमेजिन करना है, तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगी। इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी ये डिपेंड करेगा कि जो आपने यहाँ बैटरी लगाई है वो कितने की लगाई है। ठीक है, बैटरी का जो ईएमएफ है, बैटरी का जो वोल्टेज है V, और कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V ज़्यादा होगा तो I ज़्यादा होगा, V 0 होगा तो I 0 होगा, V कम होगा तो I कम होगा। इससे आपको क्लियरिटी आती है कि V जो होता है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ। यहाँ पर जब स्टेटमेंट की बारी आएगी तो पूरा लिखना, ये मैंने रफ वे में बताया है, इतना लिखोगे तो नंबर नहीं आएगा। मतलब मैंने अभी आपको बताया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, गलत नहीं है ये, लेकिन ये कभी कभी वैलिड नहीं होगा, कभी कभी होगा। तो वैलिडिटी के बारे में आप स्टेटमेंट जब बता रहे होंगे तो पहले ही बता देंगे तो नंबर मिलेगा। लिखना क्या होगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक, फॉर गिवन वायर ए गिवन मटेरियल एंड दूसरा डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब अगर आपने एक वायर ले लिया है कॉपर का, तो अब आप तो मटेरियल नहीं चेंज कर सकते, आप टेम्परेचर नहीं चेंज कर सकते, और वायर को खींच करके लंबा लेंथी भी नहीं बना सकते, एलोंगेट भी नहीं कर सकते, उसका लेंथ और एरिया ये भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब T मतलब मटेरियल मतलब डायमेंशन का L और A, ये सब कुछ अगर कांस्टेंट है, इन दैट केस V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ये होता है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से कवर करना कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मटेरियल एंड इट्स डायमेंशन, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट। नाउ इसके बाद में होता क्या है कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ तो एक कांस्टेंट आता है। साइंस का ये रूल है, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, उसकी जगह इक्वल टू मैंने लिखा तो एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट साइंटिस्ट की मर्जी के ऊपर है, जो चाहे वो लिख सकता है। वो यहाँ पर ओम ने इसको R लिखा है, तो V इक्वल टू हो गया RI। नाउ R जो है ये आपका हो जाएगा यहाँ से V डिवाइड बाई I। क्लियर हुआ? अब V डिवाइड बाई I हो गया। अब यहाँ पर किसी ने अगर मान लो V और I की जो वैल्यूज़ हैं वो डायरेक्टली नहीं बताई हैं, इनडायरेक्टली बताई। डायरेक्टली किसी ने अगर V की वैल्यू 10 बता दिया कि ये 10 है और I की वैल्यू 2 है, तो R तो सीधे सीधे 5 आ जाएगा। बट कभी कभी कोई डायरेक्टली नहीं बता रहा है, इनडायरेक्टली बता रहा है। इनडायरेक्टली बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बताने के। वन ऑफ द इज़ कि V और I के बीच का ग्राफ गिवन हो, तो V और I के बीच का ग्राफ यहाँ पर कैसा होगा? ये जो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ें होती हैं तो ग्राफ होता है लीनियर। ये V और I के बीच का ग्राफ हो गया। इसके बाद में यहाँ पर एग्जामिनर V और I की वैल्यू इनडायरेक्टली ऐसे बता सकता है कि ये एक पॉइंट ग्राफ में मार्क कर लेगा P और उसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट मेंशन कर देगा। जैसे यहाँ पे 2 लिख देगा, यहाँ पे 10 लिख देगा, तो ये V और I का वैल्यू ही बता रहा है, राइट। यहाँ पर R की वैल्यू 5 ही आएगी, राइट। बट इसे हम थोड़ा अब ग्राफ की जो टर्मिनोलॉजी होती है उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, इसमें जो PM है वो परपेंडिकुलर की तरह से बिहेव कर रहा है, इसकी वैल्यू 10 है, ये परपेंडिकुलर है। और जो OM है ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इसकी वैल्यू 2 है। तो आपने जब R निकाला रेजिस्टेंस, तो सोचिए आपने किया क्या है। R निकालते समय आपने V को I से डिवाइड किया है, यानी कि इस ग्राफ के पॉइंट से अगर बात करें तो परपेंडिकुलर में बेस को डिवाइड किया है। तो V डिवाइड बाई I जो है ये P बाई B के बराबर हो गया। P बाई B परपेंडिकुलर बाई बेस, ये स्लोप के बराबर होता है, इसे M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई जिस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्या कि जो स्लोप होता है किसका, VI ग्राफ का, वो किसके बराबर होता है? वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है।
बट कभी कभी इरिटेट करता है एग्जामिनर, बच्चों को परेशान करता है, वो वी आई के बीच का ग्राफ नहीं बता रहा होता है, वो बता रहा होता है आई और वी के बीच का ग्राफ। तो कोई बात नहीं, आई और वी के बीच का ग्राफ अगर बता रहा है तो यहाँ पर मतलब आई बनाया गया होगा, यहाँ पर वी बनाया गया होगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर में आई आएगा और बेस में जो आएगा वी आएगा। मतलब स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ जो होगा वो v बाई आई के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ वो i बाई वी के बराबर होगा, तो वो r नहीं 1 बाई आर के बराबर हो जाएगा। सो सिंपल। अब आप यहाँ पर चाहें तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आई वी ग्राफ गिवन है, आई और वी के बीच का ग्राफ गिवन है, लेकिन ये ग्राफ एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बनाया गया। दे आर 3 सिचुएशन, एक बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ पर। 3 रजिस्टेंसेस लिए गए हैं। पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए बनाया ग्राफ ये वाला है, दूसरे वाले के लिए ये वाला है, तीसरे वाले के लिए ये वाला है। तो बताना ये है कि कौन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कौन कम है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो स्लोप होता है आई वी ग्राफ में आर के बराबर नहीं होता है, 1 बाई आर के बराबर होता है, उल्टा होता है। R1 R2 R3 में जो 3 लाइन आप देख रहे हैं, में जो ये वाली लाइन है इसका स्लोप ज़्यादा है। ये कैसे पता चला? जितना ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, जितना ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा। तो R1 का जो स्लोप है यानी कि M1 वो ज़्यादा है, R2 के करस्पॉन्डिंग स्लोप थोड़ा कम हुआ, R3 के करस्पॉन्डिंग स्लोप थोड़ा और कम हुआ। लेकिन स्लोप जो होता है वो R के बराबर नहीं होता, वो 1 बाई आर के बराबर होता है, क्योंकि ग्राफ यहाँ पर जो गिवन है वो V और I के बीच का नहीं है, वो I और V के बीच का ग्राफ है। तो M1 की जगह R1 ही लिखेंगे आप, 1 बाई R1 लिखेंगे। M2 की जगह 1 बाई R2 लिखेंगे, यहाँ 1 बाई R3 लिखेंगे। अब इस इनइक्वालिटी को आप रिवर्स करेंगे तो R1 हो जाएगा यहाँ पे, R2 हो जाएगा यहाँ पे, R3 हो जाएगा यहाँ पे, और पैटर्न इस प्रकार का बनेगा, R1 लेस देन R2 लेस देन R3। आंसर आ चुका है, देख लीजिए। R1 सबसे कम, इस ऑप्शन में देखिए भाई, इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, R3 R2 R1, और यहाँ पर R1 जो है वो सबसे कम है, R3 जो है वो सबसे ज़्यादा है। क्लियर हुआ? एक तो ये तरीका है। मैं यहाँ पर एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, जिससे ये अगर आपको स्टोरी नहीं भी पता रहेगी एग्ज़ाम में तो भी सवाल ये आसानी से डील हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है देखिएगा ध्यान से। एक यहाँ पर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। ये वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ करी, ये वर्टिकल लाइन आपके इस ग्राफ को 3 जगह इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इनको आप चाहो तो कुछ नाम दे दो, ए और बी और सी। आपको बताना ये है कि यहाँ पर इन 3 में से कौन से पॉइंट पे V सबसे ज़्यादा है। V वोल्टेज, यहाँ पर चाहे इस पॉइंट की बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, सारे ही पॉइंट्स का V सेम है। तो अंतर किस में है? अंतर है करंट में। करंट की वैल्यू A पर ज़्यादा है, B पर कम है, C पर करंट सबसे कम है। समझ रहे हो ये करंट कैसे निकालते हैं, V कैसे निकालते हैं? यहाँ पर कोई भी पॉइंट पर आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन बना लेनी होती है, उससे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्लियर होते हैं। तो यहाँ पर C का, जैसे यहाँ पर कोई लिख दे सपोज 2, तो C पर जो V की वैल्यू है वो 2 है, B पर जो V की वैल्यू है वो 2 है, A पर जो V की वैल्यू है वो 2 है। लेकिन करंट की वैल्यू देखिए सब में अलग अलग है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हर एक पॉइंट पे I की वैल्यू अलग अलग है, V तो सब जगह सेम है। तो अभी आपने कहा कि V इक्वल टू आर आई होता है, तो V अगर हर जगह पे सेम है यानी कि V कांस्टेंट है, तो R और I का जो प्रोडक्ट हुआ वो कांस्टेंट हुआ। मतलब R जो है वो करंट के इन्वर्स में है, मतलब जहाँ करंट सबसे ज़्यादा है, यहाँ सबसे ज़्यादा है ना, तो यहीं का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। R1 सबसे कम होगा, ये लीस्ट होगा। और जहाँ करंट सबसे कम है, यहाँ पे करंट देखिए सबसे कम है, वहीं पे रेजिस्टेंस सबसे कम नहीं सबसे ज़्यादा होगा। तो R3 जो होगा वो आपका मैक्स होगा, ये आपका R2 इन बिटवीन आ जाएगा। इस तरह की स्टोरी आप कंक्लूड कर सकते हैं। R1 आपका सबसे कम है, चाहो तो आप इसे उल्टा करके लिख लो, पहले R3 लिख लो, फिर R2 लिख लो, फिर R1 लिख लो, और इक्वलिटी इनइक्वलिटी कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं आप। आंसर दो मेथड हैं, जो अच्छा लगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी।
जैसा कि ओम्स लॉ में मैंने आपको कहा कि सिर्फ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जो अगर आप लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। वो गलत नहीं है, वो है सही लेकिन कंप्लीट नहीं है, इसलिए नंबर नहीं मिलता। बताना पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रखनी होंगी, तब जा कर के V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। कौन कौन सी चीज़ें? मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ और एरिया, ये सब कांस्टेंट रखोगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। ये सब कांस्टेंट ना रखें तो क्या होगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा, ठीक बात है। लेकिन क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है, क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है जो इन सारी चीज़ों को रिलेट करती हो? मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ और एरिया, वो क्वांटिटी सीधे अगर हम कह दें कि कांस्टेंट रखें और फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, तो जवाब है एक ऐसी क्वांटिटी है जो ओम्स लॉ के कंस्टेंट को रिलेट करती है। कंस्टेंट मतलब जिनको कांस्टेंट रखना है तब जाके V प्रोपोर्शनल टू I होगा। तो वो कांस्टेंट यहाँ पर रिलेटेबल हैं, लेंथ, एरिया और क्या कहते हैं, मटेरियल और टेम्परेचर। कौन सी क्वांटिटी की हेल्प से ये सारे रिलेटेबल हैं? क्वांटिटी है रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी अब हम सीखेंगे क्या होती है, फिर क्वेश्चन करेंगे। होता क्या है कि जैसे कि ये एक मैंने वायर बनाया, ठीक है, इसके बाद में मैंने एक और वायर बनाया। दोनों में अंतर आप देख पा रहे होंगे। अंतर ये है कि ये वायर की लेंथ कम है, इसकी ज़्यादा है। उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? उससे फ़र्क ये पड़ जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मोशन करेगा तो उतने कोलिजन यहाँ नहीं होंगे। यहाँ लेंथ ज़्यादा है तो यहाँ कोलिजन ज़्यादा होंगे। ज़्यादा कोलिजन का मतलब ही होता है यहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो जो रेजिस्टेंस है दोनों जगह बराबर नहीं होगा। R1 R2 बराबर नहीं होगा, R2 ज़्यादा होगा। R2 ज़्यादा होगा क्यों? क्योंकि यहाँ लेंथ आपने बराबर नहीं ली है, L2 ज़्यादा है। R2 ज़्यादा है कब? जब L2 ज़्यादा है। लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। ये सब जो है वन लाइन में कहा जा सकता है कि R प्रोपोर्शनल टू L है। ऐसे ही अगर हम एक वायर ले लें, एक और वायर ले लें, अंतर क्या है दोनों वायर में? लेंथ तो दोनों की सेम है, लेकिन जो दूसरा वाला वायर है या पाइप है ये मोटा है। इसके अंदर आपसे कहा जाएगा कि मोशन करो, तो आपके कोलिजन होने के, दूसरों से टकराने के चांस कम हैं, क्योंकि अब आप मोटा वायर पा गए हो। आप जैसे गेम वगैरह खेले हो, बहुत सारे मोटर बाइक वाले गेम होते हैं, तो यहाँ पर आप अगर बाइक चला रहे हो तो आपके पास चॉइस नहीं है, जबकि यहाँ पे चला रहे हो बाइक तो चॉइस है। तो मैं ये कह रहा था कि आपने अगर कभी गेम वगैरह खेला हो तो वहाँ पे होता क्या है कि अगर मोटा पाइप अगर है तो आप ऐसे जा रहे हो, सामने कोई बाइक अगर आ रही है तो टकरा ना जाओ, इसके लिए आप अपने पाथ को शिफ्ट कर लेते हो और अब आप ओवरटेक कर सकते हो। फिर कोई और बाइक आ गई तो फिर से आप अपने पाथ को शिफ्ट कर सकते हो। कुल मिलाकर के ये बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात है कि मोटे पाइप में कोलिजन के जो चांस हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है। तो A2 जो है A1 से ज़्यादा है, रेजिस्टेंस यहाँ R1 है, यहाँ R2 है। तो R2 ज़्यादा नहीं है, R2 कम है। तो आप बताइए क्या हुआ स्टोरी यहाँ पे? एरिया ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ क्या? नहीं, कम हो गया। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। नाउ वी हैव टू इक्वेशन, वन इज R प्रोपोर्शनल टू L एंड अदर वन इज R प्रोपोर्शनल टू 1/A। दोनों को कंबाइन कर लीजिए, R प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। नाउ साइंस का रूल होता है, प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को यहाँ रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैंने लिखा है ये है रो, और ये R जो होगा रो L/A के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर क्वेश्चन इससे बहुत सारे आते हैं, हालांकि यहाँ पर दो ही हैं, एक तो रो की यूनिट और दूसरा रेजिस्टेंस कंपेयर करना है। जैसे कि हम यहाँ पर रो का यूनिट निकालना चाहते हैं तो रो के लिए फार्मूला बनाएंगे। रो के लिए फार्मूला आएगा RA/L। R की यूनिट रख दीजिए, A की यूनिट रख दीजिए, L की यूनिट रख दीजिए, तो रो की यूनिट आ जाएगी। R की यूनिट क्या होती है? ओम,
एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और एल की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ से रो की जो यूनिट आएगी दैट विल बी ओम मल्टीप्लाइड बाई मीटर। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कह रहे हैं एसआई यूनिट बताइए इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की क्या होगी। तो हमने अभी निकाला है ओम इंटू मीटर। नाउ दूसरा क्वेश्चन है, इन केस ऑफ 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम। ये जो 4 केस है ना, ये एक ही वायर को लिया है, अलग अलग बार जब कंसीडर कर रहे हैं तो डायमीटर अलग अलग ले रहे हैं, लेंथ अलग अलग ले रहे हैं। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए है। रो हर एक केस में सेम आएगा, क्यों? क्योंकि चारों केस में एक ही मटेरियल का यूज़ किया गया है। पहले केस में जो लेंथ है वो L/4 है और जो डायमीटर है वो D/2 है। तो डायमीटर की हेल्प से एरिया निकालेंगे, तो R1 आ जाएगा। ये चूँकि कांस्टेंट है तो मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ, L की जगह L/4 हो जाएगा और एरिया की जगह पाई, डायमीटर D/2 है तो जो रेडियस होगा वो D/4 हाफ हो जाएगा। तो D/4 स्क्वायर ऑफ दैट, यहाँ से आप लिखें L डिवाइड बाई 4 देन पाई D स्क्वायर डिवाइड बाई 16। ये आ जाएगा L अपॉन पाई D स्क्वायर 16/4। ओनली 16/4 को फोकस कीजिए, बाकी सब में ये सेम आएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। तो 4 आ जाएगा R1 का वैल्यू। R2 का वैल्यू कितना आएगा, यही सेम कहानी, रो L/A, रो नहीं लिखेंगे, L की जगह 4L लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में पाई R यानी कि रेडियस, D/4 का आधा, D/8 स्क्वायर ऑफ दैट। सॉल्व करेंगे, कॉमन फैक्टर इग्नोर करेंगे, 64 देन मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आएगा 4 बन जा 4 16। इसके बाद में 4 6 24 256, ठीक है। इसके बाद में R3 निकालिए। R3 यही सेम स्टोरी, रो L/A, रो नहीं लिखेंगे, L की जगह पर L लिखेंगे। इसके बाद में डिवाइड बाई एरिया पाई R स्क्वायर, 2D ये डायमीटर है, रेडियस D हो जाएगी, स्क्वायर ऑफ दैट, ये 1 आ जाएगा। इसके बाद में R4 की बात करेंगे, फिर से वही सेम स्टोरी, रो L/A, रो नहीं लिखेंगे, L की जगह पर 2L लिखेंगे। इसके बाद में एरिया ये है पाई R स्क्वायर 4D, इसका आधा करेंगे 2D होगा, स्क्वायर करेंगे 4D स्क्वायर आएगा। ओनली यू गेट 1/2, रेस्ट इज कॉमन फैक्टर, सो वी आर नॉट राइटिंग दैट। तो यहाँ पर देख लो, R1 जो आप निकाले तो कितना आया 4, R2 जो आप निकाले कितना आया 256, R3 जो निकाले 1 एंड R4 जो निकाले 1/2। पूछते अगर कि मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो ये मैक्सिमम है, बट पूछा है इन्होंने मिनिमम, तो मिनिमम ये यहाँ पर है चौथे वाले केस में, ऑप्शन डी में जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम है। ये हेडिंग विद थ्योरी कवर हो गई है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, देखिए बहुत सारे आपके डेली लाइफ में एग्जाम्पल हैं। सर्दियों में नहाते समय आप पानी गर्म करते हो, पानी जब गर्म करते हो तो गीज़र के अंदर आप देखिए वहाँ पर एक एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट पानी को गर्म करता है, उसको हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। कब करता है वो पानी को गर्म, जब उसमें करंट पास होती है। तो यहाँ पर कंक्लूड ये हम कर सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास में वायर है और उस वायर में करंट पास हो रही है, ठीक है, तो वो हीट जनरेट करेगा, इसी हीट से पानी गर्म होता है, ठीक है। तो ये जो हीट जनरेट हुई है वो डिपेंड करती है किस बात पे, जितनी ज़्यादा करंट पास होगी उतना ही ज़्यादा हीटिंग होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता ऑलवेज कि एक क्वांटिटी बढ़ाओ दूसरी बढ़ जाए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। H प्रोपोर्शनल टू I में ऐसा होगा कि I बढ़ाओगे तो H बढ़ेगा, और H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर में भी ऐसा ही होगा, I बढ़ाओगे तो H बढ़ेगा। H प्रोपोर्शनल टू I क्यूब में भी ऐसा ही होगा कि I बढ़ाओगे तो H बढ़ेगा। तो इनमें से कौन सा होता है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। जूल ने ये पता लगाया एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कि ये वाला सही है, बाकी सारे गलत हैं। इसीलिए जूल्स हीटिंग इफेक्ट इस हेडिंग का कंप्लीट नाम है, जिसमें इन्होंने बताया पहला कि H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होता है। दूसरा, एक और जूल ने ऑब्जर्वेशन लिया कि जो ये H है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इसमें रेजिस्टेंस कितना है। नेचुरल सी बात है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा कोलिजन होंगे, ज़्यादा कोलिजन होंगे तो ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, तो ज़्यादा हीट जनरेट होगा।
H प्रोपोर्शनल टू R। और दूसरा ये भी मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि जितना ज़्यादा देर गीजर चलाओगे पानी उतना ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा। मतलब हीट H जो है वो T पे भी डिपेंड करती है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन जूल ने कलेक्ट किए और फिर इनको कंबाइन किया। तो H प्रोपोर्शनल टू यहाँ से I² RT आ गया, और फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, मैंने उसको यहाँ C लिखा है। C की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, नहीं भी होती है, डिपेंड करता है कि कौन सा आप सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो कर रहे हैं। अगर SI सिस्टम की बात करें तो C की वैल्यू 1 होती है। मतलब जूल में अगर आंसर निकालना है तो फिर ये जो C होता है ये 1 होता है। मतलब I की वैल्यू एम्पियर में, R की वैल्यू ओम में, T की वैल्यू सेकंड में, ये अगर आप रख रहे हो तो H जो निकलेगा वो यहाँ से इस फॉर्मूले से कौन सी यूनिट में निकलेगा, SI यूनिट में निकलेगा, जूल में निकलेगा। लेकिन कभी कभी हीट हमें रिक्वायर्ड होती है कैलोरी में, तो फिर हमें कैलोरी और जूल के बीच में कन्वर्जन फैक्टर भी आना चाहिए। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है। तो H बराबर I² RT फॉर्मूले से अगर हम चलें तो H जो है वो जूल में निकलेगा, और 1 जूल जो होता है वो यहाँ से समझ आया 1/4.2 कैलोरी होता है। तो H इक्वल टू I² RT डिवाइड बाई 4.2, ये भी गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन इस फार्मूले से जो अगर H निकालेंगे तो जूल में नहीं आएगा, वो कैलोरी में आएगा। ठीक है, तो ये सारी मैंने जो थ्योरी है रिवाइज करा दी है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, जहाँ पे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है। इलेक्ट्रिक आयरन कपड़े प्रेस करने के लिए होता है, कपड़े गर्म करने के लिए होता है। तो यहाँ पर ये कितना हीट जनरेट करेगा ये बताना है। गिवन क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, गिवन क्या है, करंट की वैल्यू, गिवन क्या है, टाइम की वैल्यू, और सारी ही जो यूनिट्स हैं वो SI सिस्टम में हैं। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे प्रीफर करेंगे। H इक्वल टू I² RT। I की वैल्यू 5, स्क्वायर ऑफ दैट, देन R की वैल्यू 20, देन 30। ये आपका जो सॉल्व किया जाएगा तो 1500 आ जाएगा। SI सिस्टम में H जूल में होता है। आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ जाते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इस हेडिंग में रेजिस्टेंसेस कंबाइन किए जाएंगे। मतलब एटलीस्ट हमारे पास 2 रेजिस्टेंस तो होंगे ही। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, और ऐसे ही एक और रेजिस्टेंस एटलीस्ट आप बना लीजिए। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, इनको हमें कंबाइन करना है। तो कॉम्बिनेशन बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल। ये तो आपने सुने हैं ना, जो नहीं सुने हैं वो भी तो होते ही होंगे। तो यहाँ पर इनफाइनाइट टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन इन इनफाइनाइट टाइप के कॉम्बिनेशन में जो अगर हम सारे कॉम्बिनेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो एक कॉम्बिनेशन आएगा सीरीज़ और एक आएगा कॉम्बिनेशन पैरेलल। असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब समझे आप? नहीं, अभी आप समझे होंगे। दरअसल एक क्वांटिटी हमें अभी आगे निकालनी है, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन किस टाइप का है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वैल्यू अलग आती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैल्यू अलग आती है, और इसके बीच में जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनमें अलग आती है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर हम अरेंज करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट होता है वो मिनिमम होता है। प्रश्न आएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आपने 3 रेजिस्टेंस लिए, सपोज ये वाला और ये वाला और ये वाला, इनको एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, मतलब जहाँ से पहला ख़त्म हुआ है A और B, दूसरा B से ही स्टार्ट कर दिया, जहाँ से दूसरा ख़त्म हुआ है तीसरा वहीं से स्टार्ट कर दिया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इसके बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं होता, यहाँ पर एंड टू एंड नहीं होता, साइड बाय साइड होता है। साइड बाय साइड मतलब जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो कैसे बनेगा, जैसे ये C है या D है, वो जो तीसरा रेजिस्टेंस होगा वो कैसे बनेगा, जैसे ये E है ये F है। तो सारे रेजिस्टेंस के जो शुरू वाले टर्मिनल है वो एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, जो बाद वाले टर्मिनल हैं वो एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो एक टर्मिनल आपको इधर मिलेगा सपोज X, और एक टर्मिनल इधर मिलेगा Y। तो X और Y ये जो 2 टर्मिनल हैं इनके बीच में ये सारे रेजिस्टेंसेस यहाँ पर कनेक्टेड है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कहते हैं, और यहाँ पे इक्विवेलेंट मिनिमम होता है।
ये इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को सीरीज़ कहते हैं। और यहाँ पे इक्विवेलेंट मैक्सिमम होता कितना है, यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर उल्टा करके जुड़ते हैं 1/R1 1/R2 1/R3। ऐसा करने से आंसर नहीं आता है, 1/R आता है, R नहीं आता। पैरेलल इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आती है यहाँ पर 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर आती है। लास्ट वाली बात मैंने जो बताई है, जब क्वेश्चंस करोगे तो रियलाइज़ होगी कि बस सम टाइम एक सिली मिस्टेक हो जाती है। आपका आंसर आता है 3 और सही आंसर होता है 1/3। वो इसलिए कि जब आप इस तरह से सॉल्व करते हो तो R की वैल्यू नहीं निकलती, वहाँ से 1/R की वैल्यू निकलती है। इसीलिए एक बार और रेसिप्रोकल करना पड़ता है कैलकुलेशन के दरमियान, तब जाके फाइनल आंसर आता है। कैलकुलेशन में इस चीज़ को और डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल आपको कुछ थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया तो हो ही गया होगा। ये सीरीज़ और पैरेलल को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। बहुत अच्छा तरीका क्या है? बहुत अच्छा तरीका यह है कि जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर जो करंट इसमें होगी वही करंट इसमें होगी, वही करंट इसमें होगी। I1 I2 I3 ये सब इक्वल होगा, है ना। जबकि यहाँ हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर देखें, x का पोटेंशियल अगर हम 100 मान लें और y का पोटेंशियल अगर हम 30 मान लें, तो a का पोटेंशियल कितना होगा सोचिए। दरअसल होता क्या है, पोटेंशियल तब तक नहीं चेंज करता जब तक बीच में कहीं रेजिस्टेंस ना आ जाए। यहाँ कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये A C E X all will be at same potency, that is 100, that is 100, that is 100. Now similarly जो ये B है, जो ये D है, जो ये F है, ये सब सेम पोटेंशियल पर होंगे। ये सब 30 वोल्ट पे होंगे। यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है। नाउ आप बताओ इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। 100 में 30 घटाइए 70 आएगा। इस वाले रेजिस्टेंस में डिफरेंस कितना है, 100 में 30 घटाइए 70 आएगा। प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 70 वोल्ट ही है। V1 बराबर V2 बराबर V3। ये सही तरीका है ये पहचानने का कि रेजिस्टेंस सीरीज़ में है या पैरेलल में। जो अगर सब में करंट सेम आ जाए, सब में करंट सेम आ जाए तो कहना कि वो सीरीज़ में है। जो सब में V सेम आ जाए तो कहना कि वो पैरेलल में है। तो एक्चुअल तरीका समझ में आया। रफ तरीका तो ये है कि आप शकल देख लो, शकल इसके जैसी हो मोटे मोटे तौर पे तो सीरीज़ हो जाएगा, शकल इसके जैसी है तो पैरेलल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी शकल देख करके दिल के हाल नहीं पता चल पाते हैं। असली बात मैथमेटिकली अप्रोच करने पे समझ आती है कि अगर करंट सब में सेम जा रही है, शकल कैसी भी हो तो वो सीरीज़ में है। पोटेंशियल अगर सब में सेम है, शकल कैसी भी हो तो पैरेलल में है। दरअसल मैं जिस क्वेश्चन को साध रहा हूँ वो ये है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये हालांकि मुश्किल अब नहीं रहा है लोगों में, क्योंकि पहली बार ये जी एडवांस में आया था तब मुश्किल था। फिर इसके बाद तो सारे लोगों ने अपनी क्लासरूम टीचिंग में इसे इंक्लूड करा लिया है। तो क्लास में जो किया गया क्वेश्चन अगर है तो फिर मुश्किल कहाँ रह गया। पॉपुलर क्वेश्चन हो गया है, आई मीन स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया है। आई मीन ये क्वेश्चन में 3 जो रेजिस्टेंस है, शकल देख के नहीं समझ आ रहा है कि ये सीरीज़ में है पैरेलल में है। इसलिए आपको दिल के हाल जानने होंगे। करंट सेम है या पोटेंशियल सेम है ये जानना होगा। करंट सब में अगर सेम हो गई तो ये सीरीज़ में हो जाएंगे, पोटेंशियल अगर सब में सेम हो गया तो पैरेलल में हो जाएंगे। देख करके पता नहीं चल पा रहा है, हमें मार्किंग करनी होगी I और V की, तब पता चलेगा। ठीक है, पहले इसी को कर लेते हैं। सपोज़ करिए ये जो बैटरी है इसका इधर 100 वोल्ट है और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो 30 वोल्ट पे है। तो अब आप ध्यानपूर्वक बताना कि ये 100 वोल्ट जो आप कह रहे हो ये कहाँ कहाँ लिखा जा सकता है। ये x तक तो कट टू कट समझ में आ ही रहा है कि 100 होगा, ठीक है। बाकी यहाँ कहीं कोई अभी देखो रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा ना, तो क्या आप पॉइंट A पर भी 100 नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि A और x के बीच में कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा। क्लियर हुआ ना। इसके बाद में इधर आप अगर 30 मान करके चल रहे हो तो यहाँ से ले करके यहाँ तक तो आसानी से समझ आ रहा है कि 30 होगा, लेकिन कनेक्टिंग वायर की वजह से यहाँ से ले करके यहाँ पॉइंट बी पर 30 वोल्ट होगा। क्लियर हुआ। नाउ जस्ट चेक आउट द पोटेंशियल डिफरेंस 2 में, 3 में और 6 में। 2 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस, इधर 100 है इधर 30 है, डिफरेंस कितना आएगा? 70 का आएगा। इसके बाद में
3 ओम में देखिए इधर 30 है इधर 100 है, डिफरेंस कितना आएगा 70 का आएगा। इधर 6 में देख लीजिए इधर 100 है इधर 30 है, डिफरेंस कितना आएगा ये आपका 70 आएगा। मतलब ऑल द रेजिस्टेंसेज 2 हो चाहे 3 हो चाहे 6 हो, दे कैरी सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप। सेम पोटेंशियल ड्रॉप अगर आ रहा है रेजिस्टेंसेज में, दे विल बी इन पैरेलल। अमूमन होता है ऐसे ही है कि जो शक्ल देखने पे आपको लग रहा हो कुछ कम्प्लेक्सता है, तुक्का मारने का पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वो पैरेलल में चला जाता है कहानी। पैरेलल जो नेटवर्क होता है आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। यहाँ मैंने प्रूव भी कर दिया कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस है पैरेलल में है। इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं यहाँ पे पैरेलल में, 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3। R1 R2 R3 वैल्यूज रख लीजिए 2 3 एंड 6 सॉल्व कर लीजिए, नॉट अ बिग डील फॉर यू, दैट विल बी 1 ओम। फाइनली क्वेश्चन ये जो सबसे मुश्किल था आज के सेशन का हो गया है आंसर 1 ओम। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नाउ इजी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कह रहे हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बताइए। ये नहीं बता रहे कि सारे रेजिस्टेंस जो है ना पाँचों 1/5 ओम के हैं तो सीरीज में है कि पैरेलल में, ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ इन्होंने लिख दिया ना कि ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछो बताओ, तो मैक्सिमम वर्ड ये इंडिकेट किया आपको कि कनेक्शन जो है ना वो सीरीज में है। सीरीज में आर कैसे निकलता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 जितने हैं सारे जोड़ने हैं, तो 1/5 1/5 1/5 ये सारे जोड़ने हैं आपको, तो 1/5 इंटू 5 ये आंसर आ गया 1 ओम, ये हो गया। नाउ एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 नेटवर्क आपको गिवन है। करना क्या है, प्रत्येक कॉम्बिनेशन का टोटल या इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, फिर देखना है कौन से दो ऐसे हैं जहाँ पर वैल्यू बराबर बराबर आ रही है। यहाँ पर ये दोनों आसानी से दिख रहा है, शक्ल भी इनकी बता रही है कि ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में 1/2 प्लस 1/2 ये 1/r के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 ओम के इक्वल आएगा इस वाले केस में। नाउ इस वाले केस में ये 3 ओम के हैं, तीनों पैरेलल में हैं, 1/3 1/3 1/3 ये आपका सॉल्व किया जाएगा तो ये 1 आएगा। बाकी अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये टाइम पास है, बहुत आसान सी बात है कि अगर सारे इक्वल हों पैरेलल में हो तो जितने हैं उतने डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ 3 थे तो 3 में 3 से डिवाइड करो, आंसर 1 आ गया। यहाँ 2 थे तो जितना ये वैल्यू है 2, उसमें जितने रेजिस्टेंस हो, जैसे यहाँ 2 से डिवाइड किया गया, यहाँ से 3 से डिवाइड किया गया, जितने रेजिस्टेंसेज हैं पैरेलल में और अगर इक्वल हैं तो 23 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। नाउ आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ये जो 2 है ये जो 4 है, आपको पहले इसे एक करना होगा। दोनों में करंट आप चेक करें अलग अलग आएगी या सेम आएगी। जो करंट इसमें होगी वही करंट तो इसमें भी होगी ना, क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे कि एक रेजिस्टेंस ऐसे भी बना दिया गया है, तो करंट का कोई बंटवारा तो होगा नहीं, कुछ पार्ट ऊपर चला जाए, नहीं ना। तो फिर यहाँ दोनों सेम करंट कैरी कर रहे हैं तो 2 और 4 ये सीरीज में है। सीरीज में दो को एक बनाने के लिए R बराबर R1 प्लस R2 लगाएंगे, 2 प्लस 4 ये मिला करके 6 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया 6। ये आपका पॉइंट A और B के बीच में लिखा गया है। दोनों जो रेजिस्टेंस हैं दोनों को नहीं लिख करके बदले में एक लिख लिया गया है। क्लियर हो गया? नाउ ये पॉइंट आपका C है, सपोज करो ये D है, इनके बीच में भी देखो दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों वैसे ही सेम टू सेम सीरीज में हैं। दोनों को R बराबर R1 प्लस R2 से कंबाइन करेंगे, ये 6 आ जाएगा। ये आपका हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया A और ये हो गया B। इसके बाद में इनका जो कनेक्शन बना है वो बता रहा है आपको कि ये दोनों पैरेलल में है। ये 6 और ये 6 ये पैरेलल में है। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मैंने आपको भी ट्रिक भी सिखाई कि पैरेलल में यहाँ पर जितने हो डिवाइड कर देना उतने से। दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, 2 से डिवाइड कर दो, 6/2 आंसर आ गया 3 ओम। तो इस वाले का आंसर हो गया 3 ओम। ठीक है, इसके बाद में वी विल चेक आउट दिस वन। दे आर इन पैरेलल, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो जितने हैं डिवाइड कर दो। 0.5 में 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका 0.25 आएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 ये फार्मूला लगा दो, वो आएगा भाई। अब आप देख लो चारों में इक्विवेलेंट आपने निकाला है, कहाँ कहाँ ऐसा हुआ कि बराबर आ रहा है, इक्वल आया इसमें और इसमें, बाकी ये वैल्यूज अलग अलग हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भांति भांति प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ जी
कि यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ मिनिमम आएगा, कहाँ मैक्सिमम आएगा, यहाँ मिनिमम आएगा, यहाँ मैक्सिमम आएगा। यहाँ पर ये नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा कौन से दो नेटवर्क ऐसे हैं जहाँ पर इक्वल आएगा, यहाँ पर इसमें और इसमें इक्वल आएगा 1 और 2 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बाकी अभी जो मैं कह रहा हूँ वो तो बात छोटी लगी आपको, हल्की लगी, चेक करिएगा, ये एडवांस में आई हुई है कि ये जो 4 रेजिस्टेंस नेटवर्क हैं, कौन से नेटवर्क में पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होगा। पावर कंजम्पशन V²/R होता है, I²/R होता है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैं उस पार्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि नेटवर्क आपको बहुत सारे गिवन होते हैं, उसका इक्विवेलेंट निकालने के बेसिस पर बहुत सारी भांति भांति की प्रकार की क्वेश्चंस वैरायटी पूछी जा सकती है। ठीक, मुझे लग रहा है ये हेडिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। लेट मी चेक आउट, ये लास्ट हेडिंग है, दैट इज डोमेस्टिक सर्किट। नाउ वी हैव लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, दैट इज डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट बोले तो आपके घर के अंदर जो अप्लाइंसेस होते हैं वो किस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। पहले थ्योरी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपके घर में टीवी होता है, आपके घर में फ्रिज होता है, आपके घर में बहुत सारे एलईडी बल्ब होते हैं, आपके घर में एसी होता है। ये सारे जो लोग होते हैं इनमें रेजिस्टेंस होता है। तो हम यहाँ पर सबको अलग अलग ड्राइंग करके नहीं दिखाएंगे, इनके बदले हम एक रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो ये मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया और इसके ऊपर मैंने टी लिख दिया, मीन्स ये टीवी के लिए बनाया गया है। फिर ये मैंने फ्रिज के लिए बनाया, फिर ये मैंने बल्ब के लिए बनाया। ऐसे बहुत सारे आपके घर में अप्लाइंसेस हो सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी वो ये कि ये सारे सीरीज़ में होते हैं या पैरेलल में। देखिए अगर ऐसा कर दिया, जैसे दिवाली में हम लोग क्या करते हैं कि झालर बनाते हैं, एक बल्ब बनाया आपने, ठीक है, और एक और बल्ब लिया आपने, उसको इसके साथ जोड़ दिया, एक और बल्ब लिया, उसको आपने इसके साथ जोड़ दिया। इस प्रकार की कनेक्टिविटी में एक इशू है क्या कि करंट पास हो रही है, जो गलती से एक कोई बल्ब, मान लो B1 B2 B3 में से B2 फ्यूज़ हो गया, तो फ्यूज़ होने का मतलब वहाँ पे तार टूट गया है, करंट ब्रेक हो जाएगी, करंट नहीं जा पाएगी। तो करंट इसके फ्यूज़ होने की वजह से जाना बंद करी तो इसमें और इसमें भी वो करंट नहीं जा पाएगी, पूरा नेटवर्क ही ब्रेक हो गया। तो जो अगर एक बल्ब बेकार हुआ तो सारे ही जलने बंद हो गए, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए क्या ऐसा होगा। पैरेलल में देखिएगा आपने एक बल्ब बनाया, फिर एक बल्ब और बनाया, फिर एक बल्ब और बनाया, और गलती से हुआ क्या, ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न ये आपका जो है एक बल्ब सपोज करिए B2 ये फ्यूज़ हो गया, मतलब इसके अंदर का जो तार है वो टूट गया। तो उससे क्या होगा, ये टूट गया तो कोई बात नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। करंट यहाँ से जा रही थी, करंट यहाँ से जा रही थी और पहले तीनों में जा रही थी, इसमें, और ये टूट गया तो इसमें नहीं जाएगी। करंट की ये वैल्यू माइट भी हो सकता है डिफ़र कर जाए। आपके घर का कोई एक अप्लायंस अगर फ्यूज़ हो गया तो उससे आपके घर में जो टोटल करंट आ रही है, जो बिजली का बिल है, जो यूनिट है, उस पर फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन उसकी वजह से दूसरे जो अप्लायंसेस हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो मैंने रीज़निंग दी है, इससे आपको मैसेज मिला कि हमें अपने घर में सारे जो अप्लायंसेस हैं वो सीरीज़ में नहीं पैरेलल में कनेक्ट करने चाहिए। और ऐसा ही होता है, हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे एलईडी हो, सब के सब पैरेलल में होते हैं। मैंने यहाँ पर इस लाइन में एक्सटेंशन दिया है इसलिए कि अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करते जाइएगा। ठीक है, ये डोमेस्टिक सर्किट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस किस पॉइंट से है, ये फ्यूज़ है। ये जो रेजिस्टेंस है ये फ्यूज़ है, इसका खुद का रेजिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ये होता है। इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ ये होता है कि कभी अगर आप यहाँ बहुत सारे अप्लायंसेस लगा दें, ओवरलोडिंग हो जाए, या कभी गलती से कोई एक अप्लायंस शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो क्या हो कि आग वाग ना लगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक बैटरी बना लें, सेल बना लें, पोटेंशियल डिफरेंस स्टेबलाइज कर दें, तो ये फ्यूज़ क्या करता है, ये फ्यूज़ करता ये है कि अगर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल
टेलीविज़न के अंदर कोई शॉर्ट हुआ तो यहाँ पर फिर रजिस्टेंस नहीं बनेगा, यहाँ पर फिर एक कनेक्टिंग वायर बनेगा, तो सारा का सारा जो करंट है फिर बाईपास कर जाएगा। मतलब आपके घर में जो अप्लाइंसेस है ना सारे पैरेलल में लगे हैं, इसलिए लगाए गए थे कि एक अगर बेकार हो तो दूसरों को कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन बेकार होने का मतलब क्या? बेकार होने का मतलब अगर टेलीविज़न के अंदर कोई तार टूट गया तो दूसरे अप्लाइंसेस को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी चलते रहेंगे। लेकिन अगर टेलीविज़न के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट का मतलब वहाँ पर तार नहीं टूटा, वहाँ पे दो तार छुल गए हैं, मतलब वहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो बनाया जा रहा था वो उसकी जगह कनेक्टिंग वायर आ गया। इन दैट केस करंट यहाँ से जब चलेगी तो फ्रिज में नहीं जाएगी, एलईडी में नहीं जाएगी, सारी की सारी करंट टीवी से होते हुए निकल जाएगी। तो सारी की सारी करंट टीवी से होते हुए निकल जाएगी तो टीवी के अंदर ढेर सारी करंट हो जाएगी, फिर ढेर सारी हीटिंग हो जाएगी, फिर वहाँ पे आग लग सकती है। ये सब ना हो इसके लिए फ्यूज़ होता है। तो कुल मिला के आपको समझ में आया कि पैरेलल में फ़ायदा है, नुकसान है, दोनों है। पैरेलल में फ़ायदा ये है कि एक जो अगर बेकार हो जाए तो दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेकार होने का मतलब यहाँ पे तार टूटने से है। लेकिन दो तार अगर छुल गए तो अगर पैरेलल कनेक्टिविटी है तो फिर बाकी सारे ऑफ हो जाएंगे, लेकिन इसमें आग भी लग सकती है। तो सब प्रकार के कनेक्शन के अपने अपने नफ़ा नुकसान हैं। तो पैरेलल का फ़ायदा क्लियर हुआ। एक कोई अप्लायंस में अगर अंदर तार टूटता है तो दूसरे तब भी जलते रहेंगे, लेकिन अगर एक अप्लायंस में शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो दूसरे अप्लायंसेस जो होंगे वो ऑफ हो जाएंगे, चलेंगे ही नहीं। और जिसके अंदर शॉर्ट सर्किटिंग हुई है उसमें हीटिंग हो जाएगी। हीटिंग तो हर उस जगह हो जाएगी जहाँ करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो करंट ही नहीं जा रही, लेकिन यहाँ हर जगह हीटिंग होगी। तो फ्यूज़ बेटर विल बी कि हम ऐसा लगा दें, फ्यूज़ सीरीज़ में आएगा, पैरेलल में नहीं आएगा। पैरेलल के नुकसान को ही तो कवर करने के लिए फ्यूज़ लगाया गया है, जो कि आपके घर के सारे अप्लायंसेस सीरीज पैरेलल में थे उसके साथ फ्यूज़ सीरीज़ में है। जैसे ही शॉर्ट सर्किटिंग हुई करंट बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि यहाँ नहीं जा रही थी करंट बहुत ज़्यादा बढ़ी। क्यों? थिंक अबाउट दैट। आपके घर में ये अब पिक्चर से एलिमिनेट हो गए हैं, रेजिस्टेंस आपके इस पूरे सर्किट का अब बहुत कम हो गया है। ये सारे रेजिस्टेंसेस पिक्चर में है ही नहीं, रेजिस्टेंस इतना कम हो गया, I = होता है V/R। आर बहुत कम हो गया शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से, ऑलमोस्ट जीरो। तो करंट ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लग जाएगी। सीरीज़ में फ्यूज़ अगर हम लगा दिए तो सब सेफ हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करी तो यहाँ जो मटेरियल होता है फ्यूज़ के अंदर का वो ऐसा होता है कि ज़्यादा करंट तो उसमें पास होते ही, ज़्यादा हीटिंग होते हुए इमीडिएट वो मेल्ट कर जाता है। ये मेल्ट कर गया, ये लेकिन सीरीज़ में है तो इसकी मेल्टिंग होते ही, ये ब्रेक होते ही करंट तुरंत जीरो हो जाएगी, ब्रेक हो गया सर्किट। क्लियर हुआ? तो फ्यूज़ का पर्पस समझ में आया। वो पैरेलल में नहीं लगाते कभी, वो सीरीज़ में लगाते हैं। और उसमें ये ध्यान में रखना होता है कि ऐसा बनाओ कि जैसे ही करंट थोड़ी सी भी एक्सीड हो इमीडिएट वो मेल्ट कर जाए, थोड़ी सी भी हीटिंग से वो मेल्ट कर जाए। बाद में हम फ्यूज़ के वायर को रिप्लेस कर देंगे दूसरे वायर से। बट हमारे जो ये हैवी अप्लायंस है, टीवी महंगा होता है, ये फूकने से तो बच जाएगा। क्लियर हुआ कुछ डोमेस्टिक सर्किट के बारे में? नाउ वी आर इन स्टेज टू डू दिस वन। पहला ये स्टेटमेंट है, दूसरा, ये सारे आपको रीड आउट करने हैं, सही गलत पता लगाना है। कह रहे हैं फ्यूज इन अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। ये बिल्कुल सही बात है, यही मैंने आपको बताया कि ये आपका जो है प्रिवेंट कर रहा है सर्किट को ड्यू टू ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग, दोनों से प्रिवेंट करेगा। ओवरलोडिंग की वजह से भी ऐसा ही कुछ होगा, देखिएगा ध्यान से। आपको शायद ओवरलोडिंग का मतलब क्लियर ना हुआ हो। ओवरलोडिंग का मतलब आपने यहाँ पर बहुत हैवी और भी अप्लायंसेस लगा दिए, तो उससे क्या होगा? उससे सर्किट का, यहाँ समझिएगा, अक्सर लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग डज नॉट मीन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, ना। जो अगर आपने बहुत सारे अप्लायंसेस अपने घर में यूज़ करने स्टार्ट कर दिए, सब सारे बल्ब चालू कर दिए, टेलीविज़न, फ्रिज, AC सब चालू कर दिया, ओवरलोडिंग कर दिया आपने, तो आपके घर में ओवरलोडिंग का मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस बढ़ गया है, ये सारे पैरेलल में है। पैरेलल में जो एलिमेंट आप लगाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ नहीं जाएगा और उल्टा कम हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे देखो 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है,
एक और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक और 2 ओम का रेजिस्टेंस है। सब सीरीज में लगाइए तो टोटल 6 हो जाएगा, लेकिन सारे पैरेलल में लगाइए तो 2/3 हो जाएगा। पैरेलल में यहाँ पर सारे रेजिस्टेंसेस हैं, इसीलिए ओवरलोडिंग के दरमियान रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। और I = V/R होता है, ओवरलोडिंग में R की वैल्यू क्या होगी, वो कम हो जाएगी, तो I की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जैसे ही करंट बढ़ेगी वैसे ही यहाँ क्या है, फ्यूज़ में ऐसा एलिमेंट यूज़ किया गया है कि वो तुरंत मेल्ट कर जाएगा। तो ओवरलोडिंग से ये भी प्रिवेंट करता है, शॉर्ट सर्किटिंग से भी प्रिवेंट करता है। फ्यूज़ का जो बेसिक फंक्शन है वो ये कि जब भी उसके थ्रू ज़्यादा करंट गई, ज़्यादा हीटिंग हुई, इमीडिएट उसको बीच से ब्रेक हो जाना है, मेल्ट कर जाना है। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट सर्किटिंग लिखा होता तो भी सही था, ओवरलोडिंग लिखा है तो भी सही है। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट, यहाँ लिखा है टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इंक्रीजेस ड्यू टू ओवरलोडिंग। ठीक है, ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। लोगों को ऐसा लगता है कि ओवरलोडिंग पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टीवी फ्रिज पंखा से चालू कर दिए रेजिस्टेंस सब बढ़ गया। नहीं, बढ़ेगा नहीं, सब सीरीज में नहीं लगे हैं, ये सब पैरेलल में है। जितने ज़्यादा आप बल्ब जलाओगे उतना ही सर्किट का रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ लिखा है इंक्रीज, गलत है ये। इसके बाद में सी ऑप्शन देखिए, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग द करंट इन सर्किट अब्रप्टली इंक्रीज। ये मैंने आपको अभी अभी बताया कि शॉर्ट सर्किटिंग के दरमियान सारे जो अप्लाइंसेस हैं वो बाईपास हो गए हैं। आपके घर का जो रेजिस्टेंस है, डोमेस्टिक रेजिस्टेंस यू कैन से, ऑलमोस्ट 0 हो गया है। तो I = V/R में R ऑलमोस्ट 0 हो जाए अगर, तो I की वैल्यू ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाएगी। एब्रप्टली इंक्रीजेस का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई है। ये सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ डी में देखें, कहा है इन ऑर्डर दैट ईच अप्लाइंसेस हैज सेम करंट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये गलत है, यहाँ अगर लिखा होता सेम वोल्टेज तो ये सही होता। इन ऑर्डर दैट ईच अप्लाइंसेस हैज सेम वोल्टेज, मतलब अगर यहाँ वोल्टेज लिखा होता तो ये बन जाता कुछ ऐसा कि कहना चाह रहे कि सारे अप्लाइंसेस सेम वोल्टेज बियर करें, इसके लिए वो पैरेलल में लगाए जाते हैं। तो ये सही था, यहाँ पर सारे पैरेलल में लगाए जाते हैं, ये बात सही है। लेकिन मकसद ये नहीं है कि उनमें सारी करंट, सब में करंट सेम है। सारे अप्लाइंसेस पैरेलल में लगाए जाते हैं, इसलिए लगाए जाते हैं कि मोटिव ये होता है कि सब में वोल्टेज सेम आए, ना कि करंट। डी ऑप्शन ये भी गलत है। सिर्फ 2 ही यहाँ पर सही हो रहे हैं, ए और सी। लिहाजा ऑप्शन सी की तरफ हमें जाना होगा। ये रहा फाइनल आंसर। मुझे लग रहा है पिक्चर ख़त्म हो गई है। इस चैप्टर में 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए थे, कोई भी सेट हो कोई भी कोड हो, सब कवर हो गए हैं विथ थ्योरी विथ हेडिंग। और आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा, क्योंकि 2025 का पेपर अब देने जा रहे हैं। अब केवल एक ही चैप्टर रह गया है और मैग्नेटिक वाला कवर कर लेंगे किसी एक वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, तबीयत का ज़रूर ध्यान रखें। लास्ट मोमेंट में ज़्यादातर पब्लिक इंक्लूडिंग मी फैल जाती है, बीमार हो जाती है, तो ऐसा ना होने दें। पढ़ाई के साथ साथ तबीयत पानी का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।